Bangladesh can get very messy. एग्जैक्टली मैं इसीलिए ये बात कर रहा था कि स्टार्ट ही हमने डिबेट का इसलिए किया था क्योंकि देखें बिल्कुल शाहिद भाई की बात बिल्कुल ठीक किया है। सेकंड रेट के जो इंडिया की थ्रेट है वो फ्यूचर में बिल्कुल एग्जिस्ट करती है बांग्लादेश के लिए, कि जो इमीडिएट थ्रेट है ना बांग्लादेश के लिए इमीडिएट राइट नाउ इट्स द रैपिड मॉडर्नाइजेशन बाय द म्यांमार। उनकी आप नेवी को देख लें, उनकी आप एयरफोर्स को देख लें, आप उनकी आर्मी को देख लें, यार उनके दे आर उन्होंने गोइंग टू हैव Su-30s। एग्जैक्टली दे आर गोइंग टू हैव Su-30s और अंदर घुस के फट Su-30 जाएंगे इनके। एग्जैक्टली इट कैन बी अ वेरी हमने पोटेंट उसको प्लेटफॉर्म। हिट किया लेकिन हम भी उसको लाइटली नहीं लेते, हमें पता है उसकी रेंज और उसकी कैपेसिटी का। एक Su-30 अंदर घुसेगा तो वो जो है ना तोते उड़ा के रख देगा सबके। एग्जैक्टली वो बहुत कैपेबल जहाज है एंड वी रिस्पेक्ट Su-30 एंड दैट्स व्हाई वी शॉट इट डाउन यू नो एट अ क्वाइट डिस्टेंस बिकॉज वी रिस्पेक्ट। देखें अपने एनिमी के एयरक्राफ्ट को ना रिस्पेक्ट देना ना ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है और इसी तरीके से आप ना उसको काउंटर कर सकते हैं। जब हम ये बात करते हैं ना कि वी रिस्पेक्ट Su-30, इसका ये मतलब नहीं होता यार कि हम डर रहे होते हैं, डर नहीं रहे होते। आप उसकी कैपेबिलिटी को एनालाइज करते हैं और जब आप किसी की कैपेबिलिटी को एनालाइज करते हैं ना तो उसकी कैपेबिलिटी को आप 100%, बल्कि मैं तो कहूंगा कि उसको थोड़ा सा और ऊपर करके एनालाइज करना चाहिए और करते हैं, ताकि जब वो आपके सामने आए तो आपके टैक्टिक्स ऐसे डेवलप हुए में हों कि आप कर सके। लेकिन जब हम बांग्लादेश के कुछ फोरम से बात करते हैं जो कि बहुत बड़े फोरम्स हैं, हम छोटे फोरम्स की बात नहीं कर रहे, आई कुड नेम देम बट आई वोंट नेम देम बिकॉज जस्ट बिकॉज कि वो भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो अच्छा नहीं लगता है पीछे बात करना। बड़े फोरम्स हैं फेसबुक वगैरह के ऊपर, जब उनसे बात करते हैं तो वो ये पोर्ट्रे कर रहे होते हैं या ये इमेज देने की कोशिश कर रहे होते हैं तो कोई मसला ही नहीं है हमारे लिए, तो हम आराम में टैकल कर लेंगे। हम बताना इस स्पेस से ये चाहते हैं कि देखें, though we don't have a very good past with Bangladesh, but still we as a defense analyst we are discussing this topic just because for the betterment of Bangladesh. What the point they started giving you when you start to teaching them कि यार एयरफोर्स किस तरह वर्क करती है या क्या आपके पास होना चाहिए, कि यार आपकी तो इकोनॉमी ही नहीं है। देखें इकोनॉमी अप्स एंड डाउन्स कंट्रीज की हिस्ट्री में होते रहते हैं, ठीक है। अब पाकिस्तान की इकोनॉमी टर्न अराउंड करी है, सब देख रहे हैं। द पॉइंट इज कि आपकी जो कैपेबिलिटी होती है ना, जो आपकी मिलिट्री होती है, ये ओवर द डिकेड्स बनती है, ठीक है। ये कोई एक रात में नहीं बन जाती कि ऐसी ही बात है, ऐसी ही बात आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ इस साल जो है जी 10% होगी तो अगले साल जो है आप यूके के बराबर की एयरफोर्स या आर्म फोर्सेस बना लेंगे, या जापान के मुकाबले की बना लेंगे, या पाकिस्तान या इंडिया के मुकाबले की बना लेंगे। तो ये एक आप देख लें, ईरान को देख लें आप। ईरान ने अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, उन्होंने अपनी इकोनॉमी पे कॉम्प्रोमाइज कर लिया, सैंक्शंस बर्दाश्त कर लिए पूरी दुनिया के, एंड दे सर्वाइव्ड रेडी वेल। यू कैन सी ईरान दो दे आर इन बिग इकोनॉमिकल क्रंच, बट उन्होंने अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। क्योंकि देखिए अगर आपके पास डिफेंस नहीं है ना तो आपको कोई प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, आपकी जितनी मर्जी बड़ी इकोनॉमी हो, नो बडी विल कम टू सेव यू एट द एंड ऑफ द डे। हमने देखा इंडिया के केस में देखा कि इंडिया की बहुत बड़ी इकोनॉमी थी लेकिन दे हैड द टेक्नोलॉजिकल गैप विद द चाइनीज, एंड चाइना लिटरली उन्होंने उनको रोन दिया 2020 के अंदर उनका जो स्टैंड ऑफ हुआ। अमेरिका उनकी हेल्प के लिए नहीं आया, कोई भी नहीं आता, ठीक है। ये कोई इंडिया चाइना का केस नहीं है, पाकिस्तान की हेल्प के लिए भी कोई नहीं आएगा। अगर आपकी अपनी कैपेबिलिटी डेवलप नहीं है तो आपकी मदद को कोई नहीं आता, आपकी जितनी मर्जी बड़ी इकोनॉमी हो। खैर अब दूसरी हम बात ये है कि ये कैपेबिलिटी आज भी मतलब कोई चीज खरीदेंगे ना अच्छी वाली, तो यार उसको डेवलप करने में, उसको सीखने में, उसको मास्टर करने में टाइम लगेगा। इंडिया आज राफेल लेके आया, आज उसे जो है बैटल ग्राउंड में नहीं लेके आ सकता जब तक एग्जैक्टली उसे मास्टर नहीं कर लेंगे। एग्जैक्टली इट टेक्स थ्री उनको टू चीज फोर समझने की ईयर्स जरूरत है। ये आज चीज लेंगे, उसको मास्टर करने में 5 से 7 साल लगाएंगे, तब म्यांमार कहाँ चला गया होगा। वो एग्जैक्टली JF-17 पे कितने मास्टर हो चुके होंगे। ये चीज म्यांमार में मैं इसलिए इनको विजनलेस कह रहा हूँ कि थ्रेट सर पे खड़ा हुआ है, ठीक है। वो कोई भी पंगा, वो क्योंकि वो अग्रेसर है, उन्होंने पंगा कर देना इनके साथ, और इनको बाद में जो मतलब रोने का टाइम नहीं मिलना। ये बस एग्जैक्टली ये इम्पैक्ट बात बनाने है। में और बड़े बड़े दूसरों को जो है इम्प्रेस करने में लगे हुए हैं कि कभी उस चीज पे जो है मतलब कर लिया, कभी उस चीज पे जो है मतलब हाथ मार के देख लिया कि ये परचेज करेंगे, वो परचेज करेंगे, एंड लिटरली दे आर गोइंग नो वेयर विद दिस। तो जहाज चाहिए, अपनी एग्जैक्टली नीड्स डिफाइन करें, खुद के साथ करें, अपने आप में डिस्कस करें, और जाके जो है बायर को बोलें कि भाई हमें ये चीज चाहिए, इसमें ये अमेंडमेंट करके दो, हमें अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक टेलर मेड जहाज चाहिए, तो एग्जैक्टली ले सकते हैं ये। एग्जैक्टली और मैं यहाँ पे एक और भी टेक्नोलॉजिकल या एक जो हम जिसकी एंड आई बात एम करें ऑडिबल। सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। यस यू आर ऑडिबल हैदर, यू आर ऑडिबल। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट जो एक और भी डिस्कस करे थे अभी रिसेंटली कि आप देखें म्यांमार जो है उसके पास कैपेबिलिटी है अपने मिग 29 को रीफर्ब करने की म्यांमार के अंदर विद रशियन सपोर्ट ऑब्वियसली। लेकिन बांग्लादेश को अगर हम देखते हैं तो दे हैव टू टेक देयर मिग 29 टू बेलारूस to upgrade them, and as far as we know, we are not 100% sure, but as far as we know they have only 4 to 6 airframes of MiG-29, whereas Myanmar has more than 30 MiG-29s in their inventory.
सो अगर आप इवन मिग 29 के ऊपर भी आप उनको अगर आप करते हैं, आप उनको लेवल ऑफ करने की कोशिश करते हैं या उनको 1-to-1 लाने की कोशिश करते हैं, तो इवन मिग 29 के केस में नहीं आते, क्योंकि जो आपके म्यांमार के मिग 29 हैं, दे आर हाईली अपग्रेडेड मिग 29, दे कैरी बीवीआर मिसाइल। सो ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको हमने डिस्कस करना था। खैर, अब हम इस तरह करते हैं कि हम क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ चलते हैं। तो जिन लोगों के क्वेश्चंस हैं वो काइंडली स्पीकर्स के लिए अप्लाई करें, स्पीकर की रिप्लाई करें। ब्लैकबर्ड, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू स्टार्ट गिविंग स्पीकर टू आवर ऑनरेबल ऑडियंस। थैंक यू। Blackbird, can you hear me? Yes, I can hear you, and I am giving floor to Hamza Malik. Just a second, Hamza Malik. Hamza Malik, you have the mic. Feel free to ask questions from the experts. It is a pleasure for me to have Developing Pakistan over here. Developing Pakistan, can you please request for the speaker? Hamza, if you want to ask a question, you can please ask the question. You have the mic. Assalamu alaikum. Am I audible to you? Yes, yes, Hamza, you are perfectly audible. ओके, थैंक यू। एक्चुअली मेरा सवाल जो था शाहिद साहब से था, अब वो चले गए, तो अगर आप में से कोई बताना चाहे तो प्लीज बता दें। इट इज एक्चुअली रिलेटेड टू मकबूजा कश्मीर, सो आर यू गाइस कंफर्टेबल? सर, एक्चुअली जो ये स्पेस सेशन है, वी आर परफेक्टली कंफर्टेबल टू डिस्कस द टॉपिक, बट ये जो अभी सेशन चल रहा है ना, वो स्पेसिफिकली बांग्लादेश एयरफोर्स के ऊपर है, उनकी प्रोक्योरमेंट्स के ऊपर है। तो काइंडली हम उसके ऊपर भी करेंगे तो फिर जरूर जवाब देंगे, क्योंकि देखें जब कोई टॉपिक चेंज होता है तो एक्सपर्ट्स का पैनल भी चेंज हो जाता है। तो हम उसको उसमें करेंगे। अगर आपका इस टॉपिक के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क, और ब्लैकबर्ड इफ ही हैज नो क्वेश्चन तो आप किसी अगले स्पीकर को मौका दे दें। चलिए, कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। थैंक यू। ओके, थैंक यू हमजा, थैंक यू सो मच। Pakistan Strategic Forum, am I audible? Yes, you are audible. I'm still waiting for the people to volunteer for the questions. We have another guy, I think Slayer. Okay, please give him the speaker. Slayer, you have the floor. Please ask the question. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम स्लेयर, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। मैं कुछ पूछ लूं? श्योर श्योर स्लेयर, नो प्रॉब्लम एट ऑल, प्लीज यार। अच्छा यार, मैंने पूछना था, अगर प्रोबेबिलिटी बने बांग्लादेश एयरफोर्स के लिए, अगर उन्होंने किसी वेस्टर्न या यूरोपियन प्लेटफॉर्म पे जाना है, तो हाउ इज द सैप ग्रिफन? यार देखो, सैप ग्रिफन जो है ना, अभी ग्रिफन जो है ना उसके अंदर आ रहा है, ग्रिफन है बेसिकली नेक्स्ट लेवल थिंग फॉर बांग्लादेश एयरफोर्स, ठीक है। एग्जैक्टली। और वो अब 16 से ज्यादा महंगा पड़ेगा इनको। मैंने पहले भी कहा कि एक फाइटर एयरक्राफ्ट लेने के लिए जब जाते हैं ना, पूरा इकोसिस्टम डेवलप करना पड़ता है उसका। उसके लिए टेक्निकल स्टाफ, ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, उसके लिए टेक्निकल फैसिलिटीज, उसकी मेंटेनेंस फैसिलिटीज, फिर उसके लिए सिमुलेटर्स, उसके लिए फिर जो है आपको अपने बंदे चाहिए होते हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि बांग्लादेश के पास अभी इतनी कैपेसिटी है कि कोई मॉडर्न एयरक्राफ्ट इतना जो है एडवांस ला के खड़ा कर लें। चलें, कर भी लें, ठीक है, खरीद सकते हैं वो, लेकिन वो डेवलप कहाँ से करेंगे कैपेबिलिटी जो एक जो है फाइटिंग कैपेसिटी में आती है। इसमें एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है स्लेयर, वो मैं ऐड कर देता हूँ। वो ये है कि देखें ग्रिपन जो है ना, अगर आप ग्रिपन की हिस्ट्री देखें तो ग्रिपन कोई बहुत उसकी एक्सपोर्ट ग्लोरी नहीं है, ठीक है। ग्रिपन बहुत ही कम कंट्रीज ने बाय किया, हार्डली कुछ दो चार, ब्राजील ने भी रिसेंटली ली है, ठीक है। लेकिन ग्रिपन की कोई बहुत बड़ी कॉम्बैट हिस्ट्री नहीं है, दो ग्रिपन इज अ वेरी केपेबल एयरक्राफ्ट, बट द पॉइंट इज ग्रिपन इज एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। जब हम उसको देखते हैं कि यार एक सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है, ठीक है, तो ग्रिपन अगर वो लेते भी हैं तो ग्रिपन एनजी मिलेगा, जो लेटेस्ट एडिशन है ग्रिपन के अंदर, जास 39 ग्रिपन का जो लेटेस्ट एडिशन है उसको एनजी मॉडल कहते हैं। नेक्स्ट के मामले में यस हैदर, यूरो फाइटर से ज्यादा कॉस्ट कर रहा होता है वो समटाइम्स। एग्जैक्टली, वो बहुत ही कॉस्टली एयरक्राफ्ट है। और अगर आप उसकी प्रोक्योरमेंट देखें ना, उसके डिफरेंट स्पेयर पार्ट्स को देखें, तो वो मिक्सचर ऑफ डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है, ठीक है। तो उसके अंदर काफी प्रॉब्लम्स आती हैं, मतलब उसका इंजन अमेरिकन है, तो वो आपको एनओसी लेने में और इस तरह चीजें करने में आपको बहुत ज्यादा टाइम लगता है। फिर उसके जो बीवीआर मिसाइल है वो मीटियोर है। बड़ी बात है कि स्ट्रिंग्स अटैच आती हैं भाई, कोई भी जो है सप्लायर कभी भी अड़ सकता है कहीं पे भी, आपको स्पेयर पार्ट्स ही नहीं प्रोवाइड करता। हम भुगत चुके हैं सब कुछ। एग्जैक्टली। और देखें कि ये भी देखें आप कि जब वो ग्रिपन लेंगे ना, तो उनको फिर क्या कहते हैं इंडियन लॉबी के अंदर रहना पड़ेगा, बिकॉज आप देखें कि वेस्ट और यूएस जो है ना, दे आर अलाइंड विद इंडिया। तो आपको लगता है कि इंडिया उनको इतनी आसानी से ग्रिपन लेने देगा, जबकि इंडिया अपना तेजस पिच कर रहा है, जो कि बांग्लादेश फोर्स 2 दफा तो हमें पता है कि रिजेक्ट कर चुकी है, ठीक है। अभी रिसेंटली भी आप लोगों ने तस्वीरें भी देखी होंगी, सभी ने देखी हैं, और जिसने नहीं देखी मैं बता देता हूँ।
उनके जो एयर चीफ था बांग्लादेश एयरफोर्स का, उसने क्या कहते हैं उसको बकायदा तेजस के अंदर बिठा के घुमाया गया है। लेकिन या अरे जितना अगर ज्यादा बांग्लादेश उनको रिजेक्ट कर रहा है तो भाई खैर मैं मजाक की तरफ निकल गया, आप रिप्लाई करें आने से। for your question, Blackbird, do we have any other person for the? No, we don't have any other person for the questions. I'm still requesting all the people to request for the questions so that we can answer all your queries. यार अगर कोई बांग्लादेश से है तो प्लीज यार लेट हिम आस्क क्वेश्चंस। Sakib, you are there from Bangladesh. Kindly request for the speaker. It will be our pleasure to have you on the floor. थैंक्स सर, मेरा क्वेश्चन को क्लैरिफाई करने के लिए मैं लीव करूंगा अभी, लिसनर पे जाऊंगा। किसी और को आप माइक दें। थैंक यू। या श्योर, थैंक यू। यार बाबा जी जो हैं इनको जरा माइक दें, बाबा यागा को। He's not requesting for the speaker. If he's going to request, it will be pleasure to have him on this floor. अगर नहीं है तो यार फिर आप सेशन एंड कर देना, ठीक है? इफ नो क्वेश्चन इज कमिंग देन जो है इसको वाइंड अप कर दें आप। Let's wait for Pakistan Strategic Forum. I think he'll be giving up the closing remarks. So I'll text him ओके to ओके, join us वी विल again. वेट, वी विल वेट। वी हैव वेरी Okay, Heather, we have two new speakers on board. Ahmed, you have the floor. Kindly ask the question. Shiraz, I'll ask you after Ahmed. Guys, I'm audible. yes, you are audible. I think Ahmed is not asking right now. Shiraz Jan, can you please ask your question? थैंक यू सो मच जी। ब्लैकबर्ड काफ़ी देर से मैं तो रिक्वेस्ट करके बैठा हूँ, आई डोंट नो क्यों आपको नज़र नहीं आ रहा। मैंने आपको डीएम भी किया। अच्छा, तो पहले तो शुक्रिया जी बताने के लिए इतना कुछ। तो दो तीन चीज़ें मैं बस अपनी समझ के लिए पूछना चाह रहा था। एक तो आपने ये कमेंट किया कि अगर वो जाते हैं किसी मॉडर्नाइजेशन की तरफ तो ये बहुत ही मुश्किल प्रोसेस होगा, जबकि मतलब कॉस्ट इंटेंसिव भी होगा और सारा कुछ, तो उन्हें मॉडर्नाइजेशन तो करना ही करना है, तो इन एनी केस वो तो कॉस्ट तो इनकर करना ही पड़ेगा। एक तो इसमें बता दीजिए कि क्या मतलब क्या ऐसा है कि किसी ऐसा उनके पास ऑप्शन है JF-17 या J-10C जिसके ऊपर उनकी कॉस्ट कम होगी? एक ये क्वेश्चन है मेरा। और दूसरा क्वेश्चन ये कि keeping in perspective the geography of Bangladesh, तो उसके हिसाब से dispassionately अगर आप ये बताएं कि अगर हम इस वक्त बांग्लादेशी होते तो हम मतलब अभी हम बीइंग अ पाकिस्तानी हम चाहते हैं यार वो JF-17 खरीद लें हमसे, लेकिन अगर जियोग्राफी को मद्देनजर रखते हुए उनके थ्रेट्स को मद्देनजर रखते हुए क्या कौन सा जहाज आपको लगता है कि उनको सूट करता है? मतलब कंसिडरिंग के उनके पास सिर्फ 8 इस वक्त वो हैं जी सूट वो MiG-29 हैं आई थिंक जी। तो उनके रशियन ऑप्शंस तो वैसे ही खैर वो डुअल इंजन वाले तो मेरे ख्याल से उनको वारा नहीं खाते। बाकी आपने बता दिया कि ग्रिपेन बहुत महंगा हो गया। तो एक तो ये कि कॉस्ट मॉडर्नाइजेशन तो इन एनी केस करनी वो तो पड़ेगी, किसी पर भी जाएं या किसी में नहीं पड़ेगी। और दूसरा कीपिंग इन व्यू द ज्योग्राफी, तो वो कौन सा होगा? और एक मुझे और मेरी अपनी उस समझ के लिए कि हमने जो अभिनंदन को और जो दूसरा हिट किया था वाज दैट थ्रू BVR? मेरे ख्याल से तो हमने साइड विंडर मारा था, वो AIM 120 मारा था। प्लीज उस पर भी अगर वजाहत कर दीजिए, शुक्रिया। अच्छा सर, बात ऐसे है कि जब एयर फोर्सेस मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाती है ना तो दे डोंट गो विद कॉस्ट के, मतलब उनको ये नहीं देखना होता कि कॉस्ट कितनी पड़ रही है। बिल्कुल जो है मॉडर्नाइज करें, कोई भी प्लेटफॉर्म चाहे वो खरीदें, लेकिन बात ये है कि जब आप महंगा प्लेटफॉर्म लेके आते हो ना, आप एग्जांपल दे रहे हैं यूरो फाइटर की, तो उसकी जो है अफोर्डेबिलिटी जो है फिर आपको सस्टेन करनी पड़ती है कंटिन्यूटी के साथ। आपको उसको सॉर्टेज भी करवानी है, आपको अपने बंदों के फ्लाइंग आवर्स भी देखने हैं, उसको फिर आपको मेंटेन भी करना है।
क्योंकि अगर आप महंगी चीज लाके खड़ी कर देंगे ना, अपने सॉर्टी रेट्स और फ्लाइंग आवर्स पूरे नहीं करवाएंगे, तो ना तो आपको बंदे जो है वो स्किल्ड हो सकेंगे और ना जो है आप उसको मास्टर कर सकोगे। तो ये चीजें मैटर करती हैं। फिर आप जब आते हो ना जियोग्राफी की तरफ, उनके लिए जियोग्राफी जो है बांग्लादेश की, तो उसके लिए वो JF-17 ले लें या MiG-35 ले लें, वो उसके साथ जा सकते हैं, क्योंकि दोनों एयरक्राफ्ट जो हैं वो बड़े केपेबल हैं अपनी अपनी जो है मतलब के लिमिटेशंस के साथ। स्टिल जो है अगर वो किसी वेस्टर्न एयरक्राफ्ट की तरफ जाते हैं तो बात वहीं पे आ जाती है कि आपको सिर्फ जहाज लेना नहीं है, जहाज उड़ाना भी है। ठीक है, जहाज उड़ाना भी है तो उसकी अफोर्डेबिलिटी, उसकी मेंटेनेंस, आपकी स्किल डेवलप करने का जो है मतलब के जो टाइम है, वो सारा चीजें जो है मैटर करती हैं। तो ये इसलिए जो है बांग्लादेश जो है मतलब बहुत ज्यादा महंगा जहाज अफोर्ड कर ही नहीं सकता। ठीक है, सो अब बात इसमें मैं ज्योग्राफी की करते इसमें हैं। मैं ज्योग्राफी उनकी ऐसी है कि वो JF-17 ले लें या MiG-35 ले लें, इवन J-10C भी तो उनके लिए सूट करता है। बाकी अगर अभिनंदन को हिट करने वाली बात रही तो AIM-120 जो है AIMRAAM है, वो साइड बाइंडर नहीं है। साइड अच्छा, बाइंडर किसी हद तक आप जो है आप उसको यार but किसी हद तक आप ये कह सकते हैं कि मतलब कि थोड़ी क्लोज रेंज में हिट किया था, लेकिन जो है वो BBR मिसाइल था, उससे हिट किया था हमने। अच्छा, मतलब 120 AM-120 नहीं था वो, AMRAAM AM ही था। 120 C5 AMRAAM ही को कहते हैं, AMRAAM AIM 120 नहीं नहीं, C5। वो ठीक है, वो मुझे पता है, लेकिन आई डोंट थिंक कि वो BVR है। नहीं वो BVR है सर, वो BVR है, यू अच्छा कैन गूगल इट, इट्स अ वेरी फेमस BVR, वेरी फेमस अमेरिकन BVR। ठीक है, अच्छा अच्छा तो अच्छा। वो उसका जो है वो मतलब आप गूगल भी देख सकते हैं, बेसिकली इट्स BVR। वो बिल्कुल हैदर ठीक कह रहे थे कि बेसिकली वो आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा हमने क्लोज पे लाके कर दिया था, लेकिन वो उससे भी ज़्यादा हिट कर सकता है, 100+ पे भी हिट कर सकता है, लेकिन द पॉइंट इज कि इट्स अ BVR। ठीक है। अच्छा, शुक्रिया जी उस बात के लिए। बस वो पहले पॉइंट पे दोबारा, कि आपने कहा कि मॉडर्नाइजेशन के ऊपर तो कॉस्ट पड़ेगी पड़ेगी, वो इन एनी केस पड़ेगी, लेकिन शायद अपनी वजाहत के लिए मैं पूछ रहा हूँ, लेकिन आप कह रहे हैं कि कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके ऊपर शायद रिकरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी एज कम्पेयर टू वेस्टर्न प्लेटफॉर्म्स, शायद ये बात आपने कही जी। सर देखें, पॉइंट ये होता है कि आप देखते हैं कि कोई भी कंट्री जब कोई एयरक्राफ्ट प्रोक्योर करती है तो ऑब्वियसली उसकी पहले भी एयरफोर्स होती है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होता कि उसकी कोई एयरफोर्स ही नहीं होती है। तो अब अगर बांग्लादेश एयरफोर्स को आप देखें तो बांग्लादेश एयरफोर्स के पास F7BG आए हैं। ठीक है, उसके बाद उनके पास MiG-29 हैं। उसके बाद उनके पास उन्होंने रिसेंट जो प्रोक्योर किया है वो YAK-130 है। तो इससे पता क्या चलता है कि उनका जो बेसिक एक्सपीरियंस है, जो उनका मेन एक्सपीरियंस है, ये जो उनका बल्क ऑफ एक्सपीरियंस है, वो चाइनीज प्लेटफॉर्म्स के ऊपर है या रशियन प्लेटफॉर्म्स पे है। और उनकी जो रीसेंट प्रोक्योरमेंट है, बिल्कुल रीसेंट प्रोक्योरमेंट जो उन्होंने भी की है, वो की है YAK-130 की, जो कि एक रशियन लिफ्ट प्लेटफॉर्म है, जिसको आप ट्रेनर एयरक्राफ्ट भी कह सकते हैं, बेसिकली लीड इन फाइटर ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। तो अगर आप वो देखते हैं और उनका सारा सपोर्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, उनकी हिस्ट्री देखते हैं, तो उससे आपको ये पता चलता है कि दे हैव नो और जीरो एक्सपीरियंस on the western platforms. ठीक है, when you have no experience on the western platforms, be it trainer or be it other aircrafts or be it their weaponry or something like that, जब आपका नहीं होता वो एक्सपीरियंस तो आप एकदम से वेस्टर्नाइज अपनी एयरफोर्स को नहीं कर सकते। और अगर आप करते हैं तो आपको उसके लिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड ह्यूज इन्वेस्टमेंट, देन यू नीड क्लियर विजन, देन यू नीड अ लॉट ऑफ सपोर्ट स्ट्रक्चर। देखें, जहाज जो लेना है ना, अब एक जहाज की कॉस्ट अगर $100 मिलियन है ना, तो उसकी जो सपोर्ट स्ट्रक्चर की कॉस्ट होती है ना, उससे डबल होती है। ठीक है, तो ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं। अब यूरोफाइटर टाइफून की जो हम बात कर रहे थे, वो हम इसलिए कर रहे थे कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट की तरफ से भी न्यूज आ रही है और बांग्लादेश के डिफेंस फोरम्स की तरफ से भी न्यूज आ रही है कि दे आर गोइंग फॉर EFT ट्रांस 2, जिसको वो ट्रांस 3 के ऊपर अपग्रेड करेंगे। तो हम बात ये कर रहे हैं कि अगर आपका वेस्टर्न एयरक्राफ्ट का एक्सपीरियंस ही नहीं है, देखें बांग्लादेश एयरफोर्स के पास अभी कोई ऐसा जहाज नहीं है जो फ्लाई बाय वायर कंट्रोल हो। ठीक है, उनके MiG-29 और उनके F7BG फ्लाई बाय वायर कंट्रोल नहीं है। तो जब एकदम से आप यूरोफाइटर टाइफून जैसा एयरक्राफ्ट, जिसके बारे में हमारे एक्स एयर चीफ ये कहते हैं कि इट्स टू एडवांस फॉर पाकिस्तान एयरफोर्स इवन, और जिन्होंने उन्होंने जिस कॉन्टेक्स्ट में कहा वो भी शाहिद ने बेहतर बता दिया था कि किस कॉन्टेक्स्ट में कहा था, तो आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि बांग्लादेश जैसी एयरफोर्स उसको प्रिक्योर करके उसको क्या कहते हैं प्रॉपर्ली ऑपरेशनलाइज कर लेगी। इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क। अब इंडिया ने जिस तरह रिसेंटली रफेल ली है, बड़ी उनके मीडिया के अंदर जो थी ना, एक मतलब कि एक हवा बनाता रफेल आ जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ठीक है, आपने देख लिया क्या किया रफेल ने, क्योंकि आपको एक एयरक्राफ्ट को अपनी एयरफोर्स के साथ इंटीग्रेट करना पड़ता है। ये कोई आसान काम नहीं है। आपके सारे सिस्टम, मैंने रिसेंटली भी जो लास्ट हमने स्पेस की थी उसमें एक मैंने जुमला बोला था, और ऑब्वियसली वो एक मेरा ख्याल है शायद लतीफ साहब का जुमला है, आई थिंक सो, आई एम नॉट श्योर, नो इट्स कैसर तुफैल। उन्होंने कहा था कि जो मॉडर्न डे एयर कॉम्बैट है ना, इट्स अ सिम्फनी, इट्स अ मेलोडी।
आप देखें कोई गाना सुन रहे होते हैं आप जिस वक़्त, अगर कोई गिटार ज़्यादा बज जाए तो आप कहते हैं यार ये तो सारा मज़ा ही ख़राब हो गया, ठीक है? या ड्रम ज़्यादा बज जाए तो बंदा कहता है यार सारा म्यूज़िक ही ख़राब हो गया, ठीक है? तो जब तक वो सिम्फनी नहीं बनती ना, आपके सिर्फ फाइटर्स कुछ नहीं कर सकते। उनके साथ सपोर्ट प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं, इस तरह एवैक्स होते हैं, रिफ्यूलर्स होते हैं, जैमिंग एयरक्राफ्ट्स होते हैं। अगर आप ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट को देखें जो पीएफ ने किया अगेंस्ट द आईएएफ इन 2019 स्टैंड ऑफ, उसमें भी अगर आप देखें तो आपका कोई एक एयरक्राफ्ट इन्वॉल्व नहीं था। आपके F-16 इन्वॉल्व थे, आपके JF-17 थंडर्स इन्वॉल्व थे, आपके मिराजेस इन्वॉल्व थे, इवन आपके F-7s इन्वॉल्व थे पॉइंट डिफेंस के लिए, आपके एवैक्स इन्वॉल्व थे, आपके रिफ्यूलर्स इन्वॉल्व थे, आपके जैमर्स DA-20 फैल्कन जो थे वो इन्वॉल्व थे। तो ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म की जंग नहीं है बेसिकली। अब खास तौर पे जो मॉडर्न वॉरफेयर है उसके अंदर, तो ये एक ईएफटी लेने से उनको कोई एज नहीं मिल जाएगा। और अगर आप म्यांमार एयरफोर्स को देखें तो उन्होंने बड़े सिस्टमैटिकली पहले थंडर्स प्रिक्योर की हैं, देन दे आर गोइंग टू प्रिक्योर अब उनके तकरीबन शायद साल या 6 महीने के अंदर उनके Su-30 आ जाएंगे। और अब हम ये न्यूज़ सुन रहे हैं कि वो एवैक्स की तरफ जा रहे हैं। वो बाकायदा अपनी एयरफोर्स को एक प्रॉपर एयरफोर्स बना रहे हैं जो कि एक सिम्फनी बनाएगी इन द केस ऑफ वॉरफेयर, इन द केस ऑफ वॉर, ठीक है? तो ये सिर्फ एक जहाज के ऊपर नहीं होता, ठीक है? ये एक मल्टीपल जो आजकल मॉडर्न डे कॉम्बैट है, ये मल्टी प्लेटफॉर्म कॉम्बैट है, ठीक है? तो जब तक वो सारे आपस में सिंक्ड ना हो, जब तक वो आपस में एक दूसरे से प्रॉपर्ली उनका स्टाफ, उनका ग्राउंड क्रू, उनके पायलट्स ट्रेंड ना हो, तब तक वो कुछ भी नहीं कर सकते। चाहे वो ईएफटी ले आए, चाहे वो रफेल ले आए, चाहे वो रैप्टर भी ले आए, वो तब भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपका सपोर्ट स्ट्रक्चर, आपकी एयरफोर्स, आपकी बाकी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो उसके साथ इंटीग्रेटेड नहीं है, जिसको हम कॉमन जबान में यूजुअली हम सुनते हैं कि हम ये कह रहे होते हैं कि यार आपस में उनकी सिंक्रोनाइजेशन नहीं हुई हुई, या वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते, ठीक है? वो चीज मैटर करती है। जब वो अब इंडियन एयरफोर्स के अंदर जो सबसे बड़ा डिलेमा है वो ये है, क्योंकि जो Su-30M के हैं वो मिराज के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते, डाटा शेयर नहीं कर सकते, जिसकी वजह से मिराज रिटर्न कर गए और Su-30M के रिटर्न नहीं किया, और वो हिट हुआ। तो ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं जब आप क्योंकि ऑब्वियसली देखें हर बंदा इतनी डिटेल में फोर्सेस को, या मतलब जो ये वेपन्स होते हैं उनको डिस्कस या डिटेल में हम लिख भी नहीं पाते सम टाइम ट्विटर के ऊपर। तो स्पेसेस करने का मकसद ये होता है कि सबको समझाया जा सके कि यार सिर्फ प्लेटफॉर्म मैटर नहीं करता। अब बात थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं उसमें थोड़ी सी कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा और क्लैरिटी ऑफ थॉट हो जाए। अब J-10C की बात हो रही थी पीएफ के लिए, ठीक है? पूरी आवाम लगी है यार J-10C ले लें, J-10C ले लें। बट देखें जिन्होंने J-10C लेना है ना, उन्हें उसको इंटीग्रेट भी करना है एयरफोर्स के अंदर, ठीक है? ये सिर्फ लेने की हद तक नहीं है, आपने उसको प्रॉपरली इंटीग्रेट करना है। और आपने ये भी देखना है कि जो मैं इंटीग्रेट जितने के टाइम में मैं करूंगा, क्या उतने टाइम में टेक्नोलॉजी चेंज तो नहीं हो जाएगी, ठीक है? तो ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं। अब ईएफटी को अगर आप इतना ऑलमोस्ट, अगर आपको उसको उसको $150 मिलियन पर पीस पे ले रहे हैं, क्योंकि ट्रांच 2 आफ्टर अपग्रेडेशन टू ट्रांच 3 वो $150 मिलियन पर यूनिट पड़ेगा आपको, जस्ट द एयर फ्रेम, वेपनरी, सपोर्ट स्ट्रक्चर, ट्रेनिंग इसके अलावा होगी ऑब्वियसली। और जब आप उसको लेके आएंगे, जितनी देर में आप उसको मास्टर करेंगे 6 7 7 8 साल में, क्योंकि बांग्लादेश फोर्स का चूंकि एक्सपीरियंस नहीं है तो उनको मास्टर करने में टाइम लगेगा। फिर उनको ट्रेनर एयरक्राफ्ट वेस्टर्न लेने पड़ेंगे, तो 10 12 साल तो कहीं नहीं गए इफ दे इवन स्टार्ट डूइंग राइट टुडे। तो जब तक वो सब कुछ ये करेंगे, तब तक तो 4.5 प्लस जनरेशन या 4.5 जनरेशन के जो एयरक्राफ्ट हैं वो ऑब्सोलीट होने शुरू हो जाएंगे। 5th जनरेशन का दौर सर के ऊपर खड़ा हुआ है। तो कहने की बात यह है कि ये चीजें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, ये चीजें इतनी आसान नहीं होती। तो इसीलिए हमने इसको आसान करने के लिए थोड़ा सा इसको एक लोकल लैंग्वेज में, क्योंकि सारी चीजें ट्विटर पे लिखी नहीं जा सकती, नहीं लिख पाते, बड़ी ट्राई करते हैं। कल भी हमने एक थ्रेड लिखी थी बांग्लादेश फोर्स के ऊपर, पर वो उतनी मतलब कि नहीं रीच होती, लोग नहीं समझ पाते। तो इसीलिए हम स्पेसेस में आते हैं ताकि थोड़ा सा आसान कर दें। और इट्स अ गुडविल फ्रॉम अस फॉर द बांग्लादेशीज, ठीक है? हम उनको समझाना चाहते हैं कि उनकी जो गवर्नमेंट कर रही है वो टोटली एक मतलब कि एक कंफ्यूज प्लानिंग है, ठीक है? ये ऐसे नहीं होता कि बस आप ईएफटी ले लेंगे तो उसके बाद तो बस आप जिसके ऊपर दिल चाहे चढ़ जाएंगे। 36 ईएफटी कुछ भी नहीं कर सकते। और फर्स्ट ऑफ ऑल अभी तो उन्होंने लिए भी नहीं है, ठीक है? अभी तो सिर्फ उसका एक क्या कहते हैं, उन्होंने एक एयर बनाई हुई, जिस तरह उन्होंने कुछ अर्से पहले रफेल की बनाई हुई थी, उससे पहले वो क्या कहते हैं उसकी हवा बना के बैठे हुए थे F-15 की, उससे पहले मैं F-18 के बारे में सुन रहा था, उससे पहले उन्होंने 2 4 दफा हमारे साथ इनबॉक्स में खास तौर पे उनके कुछ डिफेंस फोरम्स ने हमें ये भी बताया कि शायद वो F-35 की तरफ जाना चाह रहे हैं। तो इट्स नॉट एन ईजी टास्क टू procure एयरक्राफ्ट एंड operationalize it properly into the air force. I hope I answered your question the way you wanted. No, I think you've answered it more than I asked for actually. Thank you so much. बस आखिर में ये बता दें कि ये वो कितने numbers procurement करना चाह रहे हैं, कुछ इसका आइडिया है हमें?
सर देखें, एज फार एज राइट नाउ जो ओपन सोर्स डाटा है या जो हमारे अपने सोर्सेज डाटा बताते हैं, इट्स राउंड अबाउट 30 प्लस एयरक्राफ्ट ऑन लेस देन 40, जो कि लॉजिकली 36 एयरक्राफ्ट बनते हैं अगर हम उसको उस तरह देखें तो। लेकिन प्रॉब्लम ये आएगी प्रोक्योरमेंट में कि देखें जो वो जहां से लेना चाह रहे हैं ना, आई थिंक सो दे आर इटालियन यूरोफाइटर टाइफून, जो इटालियन एयरफोर्स रिटायर कर रही है, तो वो चाह रहे हैं कि उसको ट्रांस 2 के हैं, बेसिकली उनको ट्रांस 3 के ऊपर जो है वो अपग्रेड किया जा सके। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यूरोफाइटर को अपग्रेड करना इतना आसान प्रोसीजर नहीं है, क्योंकि जिस तरह हैदर ने बताया और शाहिद भाई बता रहे थे कि जो यूरोफाइटर है इट्स अ मिक्सचर ऑफ एंड 5 कंट्रीज उसको मिलकर बनाती हैं, ठीक है। तो एक तो उसको अपग्रेडेशन में, उसके स्पेयर पार्ट्स प्रिक्योर करने में, उसके सपोर्ट स्ट्रक्चर्स बनाने में इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। I'm audible? यस यस हैदर, यू आर ऑडिबल। तो ये बात है शारिज भाई, शिराज भाई, सॉरी, शिराज जान, ये चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम जो कह रहे हैं। अब देखें कि अगर आप बांग्लादेशियों से बात करें, जो कि हम यूजुअली करते हैं, बीइंग अ डिफेंस एनालिस्ट, हम उनका ओपिनियन लेते हैं। आज भी हमने उनके एक फोरम को बुलाया हुआ था, वो आया नहीं। हम जब उनको ओपिनियन लेते हैं, हम उनको ये रिकमेंड करते हैं थंडर ले लो या जेट-एनसी ले लो, क्यों, या मिग 35 ले लो। अगर चलो चाइनीज और पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म नहीं चाहिए, भाई कोई बीफ है हमारे साथ, तो आप मिग 35 को देखें। बट वो मॉक करते हैं इन जहाज़ों को कि भाई मिग 35 तो हमारे किसी काम का नहीं है, हम तो डायरेक्ट ही क्या कहते हैं यूरोफाइटर टाइफून लेंगे या राफेल ले लेंगे। द पॉइंट इज, द इशू इज कि आपकी पूरी एयरफोर्स चाइनीज बेस्ड है, रशियन बेस्ड है। आपका क्रू पिछले 60 साल से या पिछले 40 साल से चाइनीज प्लेटफॉर्म पे ट्रेन हो रहा है, और आपने इवन जो लेटेस्ट ट्रेनर एयरक्राफ्ट लिए हैं, यक 130, YAK 130, इस कोई भी सर्च कर सकता है, बांग्लादेश एयरफोर्स ने रिसेंटली प्रोक्योर किए हैं, वो भी रशियन है, ठीक है। तो जब सारा सपोर्ट स्ट्रक्चर, सारी ट्रेनिंग चाइनीज और रशियन है, सारी वेपनरी चाइनीज और रशियन है, तो आप ऑल ओवर द सर्टेनली एकदम से पता नहीं कहां से किसको आइडिया है जी हमें तो वेस्टर्न प्लेटफॉर्म चाहिए, तो आप नहीं इंडक्ट कर सकते। हाँ, ये जरूर हो सकता है बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी ऑफ बांग्लादेश, ये जरूर हो सकता है, एंड शाहिद भाई ने भी ये बात की और हैदर ने भी ये बात की कि ये हो सकता है कि वो जो है जस्ट टू शो ऑफ वो ले लें। पर उनकी हालत वही होगी जो कि इजिप्ट के एयरफोर्स की है, ठीक है। उनके पास सब चीजें हैं, ठीक है, हर जहाज उनकी इन्वेंट्री के अंदर है। मिराज 2000 भी है, मिराज होरस भी हैं, EFT भी हैं उनके पास। अभी रफाल भी ले रहे हैं, उन्होंने और भी रफाल ऑर्डर कर लिए हैं। पर मजे की बात यह कि उनके पास BVR मिसाइल ही नहीं है अभी तक, ठीक है। इतने जहाज होने के बावजूद उनके पास BVR मिसाइल ही नहीं है, ठीक है। और सबसे बड़ा एडवांटेज जो इजरायली एयरफोर्स को है इजिप्शियन एयरफोर्स के ऊपर, वो BVR का है। इजराइल एयरफोर्स की हर जहाज BVR कैपेबल है, हालांकि उनके पास नॉट मोर देन 250 एयरक्राफ्ट है। और इजिप्शियन एयरफोर्स आप खोलें तो दुनिया का हर जहाज आपको उसके अंदर नजर आएगा। लेकिन क्या है, ना ही वो इंटीग्रेटेड है उनकी एयरफोर्स के अंदर। उनके पास, इजिप्ट के पास, कैन यू बिलीव कि पाकिस्तान से डबल नंबर ऑफ F-16 है, बट दे आर नॉट BVR कैपेबल। तो पॉइंट ये है कि अगर इफ योर एयरक्राफ्ट आर नॉट प्रॉपर्ली इंटीग्रेटेड एंड दे डोंट हैव द प्रॉपर वेपनरी एंड यू डोंट हैव द प्रॉपर सपोर्ट स्ट्रक्चर टू ऑपरेशनलाइज देम, it creates a lot of problem. I hope Shiraz you are now clear. नहीं जी, बहुत शुक्रिया, बहुत आपने रहनुमाई की, थैंक यू सो मच। आई कैन जस्ट यील्ड द माइक। मुझे बस इतना ही वो आखिर में समझ में आया कि बांग्लादेश वाले चाहे जो भी करें, वो बहुत लेट हो गए हैं अपनी इन डिसीजंस में। जैसे आपने बताया कि अगर कोई भी वेस्टर्न प्लेटफॉर्म की तरफ जाते हैं तो वो 8-10 साल पीछे रह गए हुए हैं, और अगर वो ईस्टर्न प्लेटफॉर्म की तरफ जाते हैं तो वो जियोपॉलिटिकल उस चीज़ में फंस जाते हैं। तो मुझे तो लगता है वो बहुत पीछे, बहुत लेट कर दिया उन्होंने सारा डिसीजन। थैंक यू नहीं, सो मच। अगर वो शिराज वो इस तरह कर लेना कि वो नेचुरल प्रोग्रेशन करें, ठीक है, वो जाएं या तो MiG-35 की तरफ या जाएं J-10C की तरफ, तो दे हैव द चांस, दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग चांस बिकॉज दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी एंड सर्टेनली जो बांग्लादेश के पायलट्स हैं दे आर वेरी केपेबल पायलट्स, ठीक है। देयर सपोर्ट स्ट्रक्चर स्पेशली व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द क्रू एंड द पायलट, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग एंड आई वुड से दैट इट्स बेटर देन म्यांमार, ठीक है। उनके पायलट्स बहुत केपेबल पायलट्स हैं, टेकिंग नो क्रेडिट फ्रॉम देयर पायलट्स, दे आर वेरी केपेबल। बट उनकी जो डायरेक्शन है ना, देखिए अगर फर्ज करें आपको चलानी कोरोला आती है, ठीक है, और आप बैठ जाएं लैम्बोर्गिनी के अंदर एकदम से, तो आप क्या करेंगे? आप तो उसको मेहरान की रफ्तार पे भी नहीं चला पाएंगे, समझ रहे हैं बात? तो ये इशू है बेसिकली। जो गोल है ना, जो डायरेक्शन है वो गलत है। अगर डायरेक्शन सीधी कर लें, सही कर लें, तो इट दे कैन बी वेरी, दे कैन कैच म्यांमार इन नॉट इन लेस देन 5 years, और कर सकते क्योंकि दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। सो दिस इज द एनालिसिस अबाउट योर क्वेश्चन। मोहसिन मलिक साहब, आपका कोई क्वेश्चन है? आप हाथ रेज कर रहे थे। Pakistan Strategic Forum, I would like to give floor to Ahmed before Mohsen because he's waiting much longer than Mohsen. So Ahmed, you have the Okay. floor. Please continue. Okay. Am I audible? Yes. Yes, loud and clear. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अभी आप लोगों ने बात की कि बांग्लादेश को चाइना ने काफी हैवीली पिच किया था J-10। तो
अगर हम देखते हैं बांग्लादेश को तो उनकी इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और उन्हें मतलब शदीद ज़रूरत है उसको जेट्स की, और जैसे कि उनकी एयरफोर्स कहीं पे स्टैंड नहीं करती म्यांमार के खिलाफ इस वक्त। सो आप लोगों को नहीं लगता कि यूएस भी काफ़ी हैवीली पिच कर रहा होगा अपने जेट्स, खासतौर पे F-16 और F-18, और F-16 काफ़ी अच्छी उनकी चॉइस बनती है अगर वो चंद न्यू ब्लॉक्स ले लें, न्यू वेरिएंट जो उनके है 70s के चंद नंबर में वो ले लें, और फिर वो यूज ले लें जिनको बाद में वो अपग्रेड कर लें। तो आपका क्या ख्याल? अहमद, इसमें इशू ये आता है, मैंने जिस तरह पहले भी शाहिद ने भी कहा, हैदर ने भी कहा, और कोई भी और एनालिस्ट यहाँ पे होता वो कहता, प्रॉब्लम यही है कि दे लैक विजन, ठीक है, दे लैक डायरेक्शन, ठीक है। अब हम ये बात क्यों कहते हैं? हमारी जितने भी बांग्लादेश के फोरम से बात होती है, क्योंकि पीएसएफ खुद भी फेसबुक पे है, जो लोग फेसबुक पे फॉलो करते हैं, यूट्यूब पे फॉलो करते हैं, दे कैन सी कि हम इंटरेक्ट कर रहे होते हैं लोगों के साथ, और ऑब्वियसली वी इंटरेक्ट विद देम, पैक चैनल पे भी इंटरेक्शन चल रहा होता है। अब जब हम उनको उनसे जो हमें उनसे फीडबैक मिलता है ना, वो क्या कहते हैं, अहमद अपना आप स्पीकर काइंडली जो है ना वो म्यूट कर दें ताकि मैं, थैंक यू। तो जब हम उनसे बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि F-16 तो ऑब्सलीट हो गया, ठीक है। अब आप उनका ब्रेन लेवल चेक करें, दैट्स वाई हम कह रहे हैं कि उनका विजन लैक कर रहा है, ठीक है। वो ये देख ही नहीं रहे कि ताइवान के पास जो F-16 है या जो इसराइल के पास F-16 है वो कितने केपेबल F-16 हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने बस इस वक्त उनके दिमाग में जो हमारा एक एनालिसिस है इस सिचुएशन के अंदर, वो ये है कि उनके दिमाग में, उनकी गवर्नमेंट के दिमाग में, और मे बी इट कैन इंक्लूड और इट शुड हैव इंक्लूडेड कि कोई करप्शन का मसला भी है। और ऑब्वियसली हमने रिसेंटली कुछ डॉक्यूमेंट्रीज भी देखी बड़ी, इस वक्त यूट्यूब पे वो बड़ी हॉट थी, वो देखी हमने कि उनके गवर्नमेंट भी करप्शन कर रही है बेसिकली, ताकि कोई ईएफटी जैसा, क्योंकि जितना बड़ा प्लेटफॉर्म होगा, जितनी बड़ी डील होगी, उसमें करप्शन के चांसेस और करप्शन की जो वैल्यू अमाउंट होगी वो ज्यादा होती है ना। तो जो यूएस वगैरह के इक्विपमेंट्स होते हैं, खासतौर पे F-16 वगैरह, अगर वो जाते हैं ना F-16 की तरफ, तो इट्स अ वेरी गुड लॉजिकल चॉइस फॉर देम। बट अगर आप उनकी एक सुने ना उनकी बातचीत और उनकी अगर आप ओवरऑल देखें, उनका एक आप कह लें कि माइंडसेट देखें, तो वो ये कहते हैं कि जी हम अमेरिकन F-16 की तरफ नहीं जाएंगे बिकॉज इट्स एन ऑब्सोलीट एयरक्राफ्ट। चाइनीज एयरक्राफ्ट को वो जंग कह रहे हैं, और उनके बड़े अच्छे अच्छे लोगों से हमारी बात होती है, बड़े एक्सपीरियंस लोगों से बात होती है कि जी हम चाइनीज जंग की तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है, बिकॉज दे आर हैविली इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडिया। तो वो उनको JS-17 थंडर भी जंग नजर आता है। तो प्रॉब्लम ये है, और रशियन उनको पता नहीं क्या उसमें मसला नजर आया। तो बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि दे आर बेसिकली राइट नाउ कि अब उनकी डायरेक्शन ही, इसमें कि हम बात कर रहे हैं। तो इश्यूज बेसिकली ये हैं, अगर वो जाना चाहें F-16 की तरफ तो इट वुड हैव बीन अ वेरी गुड चॉइस फॉर देम। बट सिंस दे आर दे डोंट हैव एनी डायरेक्शन, दे डोंट हैव द गोल, दे डोंट नो व्हाट टू डू, तो इशू यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, ये मसला है। तो ये काफी फनी बात है जो ऐसा सोचते हैं वैसे। यार एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि सिंस PSF इज वर्किंग ऑन द डिफेंस एंड स्टफ सिंस 2012, you are right now talking with Anti, which is a team lead of PSF. तो मेरा जो इंटरेक्शन है बांग्लादेश के लोगों के साथ, उनकी एयरफोर्स के कुछ ऑफिशियल्स के साथ, उनसे बड़ी बड़ी डिटेल में भी बात होती है कभी कभी। तो उनकी जो सोच अगर आप देखें ना, क्योंकि असल में पता है हुआ क्या है, हुआ ये कि उनकी इकोनॉमी ने एक्सपोनेंशियली ग्रो कर गई है, ठीक है। अब वो जो एक्सपोनेंशियली ग्रो की है ना, तो वो कहते हैं ना, वो नया नया बंदे नहीं होते जिनके पास पैसा आ जाता है, वो वाला हिसाब किताब हुआ है, ठीक है। अब उनको समझ नहीं आ रही, ठीक है, और उनको ये भी समझ नहीं आ रही कि एयरफोर्स को स्टेप बाय स्टेप डेवलप किया जाता है। ये कोई मेहरान नहीं है कि आपने जाके शोरूम से नई निकलवा ली एकदम से और आपको जो है ना, मतलब कि बस बिल्कुल समझ आ जाएगी पहले दिन ही। ये एक ग्रेजुअल प्रोसीजर है, प्रोसेस है। दुनिया की आप कोई एयरफोर्स भी उठा लें, आप पाकिस्तान एयरफोर्स को देख लें, आप इंडियन एयरफोर्स को देख लें, आप यूएस एयरफोर्स को देख लें, यूएस एयरफोर्स अभी तक F-16 यूज कर रही है, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये है कि उनकी एक माइंडसेट ऐसा बन गया है कि उनके पास नए नए पैसे आए हैं और उनको समझ नहीं आ रही कि वो करें क्या। आप अगर आप बांग्लादेश एयरफोर्स को थोड़ा सा भी स्टडी कर लें, गूगल से भी कर लें, या उनके फोरम्स को आप फॉलो करना शुरू कर दें, तो आपको बड़े आराम से आइडिया हो जाएगा कि कि वो किस तरफ जो है वो जा रहे हैं या क्या सोचते हैं। तो ये चीज है बेसिकली अहमद, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका है Pakistan Strategic Forum, very well answered. Now I'll give the floor to Mohsen. Mohsen, please ask your question.
Mohsen, we can't hear you. Can you make sure that your mic is connected properly? अब आवाज आ रही है? जी जी Yes, loud मोहसिन and अब आ clear. रही है। Please speak. जी शुक्रिया। जी मेरा सवाल ये था कि क्या एक कंट्री दो ऐसे कंट्रीज को एक ही जेट भेज सकता है जो आपस में एनमी हो? जैसे आप देखें म्यांमार के पास JF-17 हैं, तो बांग्लादेश भी क्या पाकिस्तान बांग्लादेश को भी वही जेट देगा कि आपस में ये दोनों जब कन्फ्लिक्ट हो तो आपस में ये एक ही जेट उड़ाएं? जैसे पाकिस्तान के पास अब अगर F-16 है तो क्या अमेरिका इंडिया को भी यही सेम जेट देगा? यार देखो मोहसिन, बात ये है कि पहले तो स्पीकर अपना करो बंद, क्योंकि तुम्हारी आवाज़ ठीक से आ रही है, शोर आ रहा है। अच्छा, दूसरा यार ये है कि देखो यार, ऐसा हो सकता है, बट चांसेस कम होते हैं, क्योंकि देखो इशू ये है जो हम डिस्कस यहाँ भी करें, और मेरे ख्याल आपने लेट ज्वाइन किया है, हमने पहले भी बताया कि बांग्लादेश फोर्स जो जिस लाइक प्रॉब्लम ये है कि दे वांट द बेस्ट, ठीक है, द बेस्ट प्लेटफॉर्म, ताकि वो उसको ना दुनिया के सामने दिखा सके कि देखो ये हमारी इकॉनमी, और हमने इस इकॉनमी की जो है ना बेसिस के ऊपर यार ये देखो कितना लश-पश चीज़ खरीदी है। जिस तरह की इंडियन एयरफोर्स ने रिसेंटली राफेल के केस में किया है, ठीक है। अब वो कॉपी कर रहे हैं इंडिया को। इंडिया समहाउ जो कुछ भी है वो उनसे कहीं बड़ी इकोनॉमी है, कहीं बड़ी एयरफोर्स है, ठीक है, बहुत बड़ी एयरफोर्स है, एंड वी रियली रिस्पेक्ट इंडियन एयरफोर्स। अपनी एनिमी को रिस्पेक्ट करना इज वेरी गुड, ठीक है। ये चीज़ गलत होती है कि आपने एनिमी को डीमीन करो या डीफेम करो, कह रहे हो तो कुछ है ही नहीं है। उनको हमेशा फुल पोटेंशियल पे कंसिडर करना चाहिए, ताकि आप जो स्ट्रेटेजी बनाएं वो आपकी बेस्ट स्ट्रेटेजी हो अगेंस्ट योर एडवर्सरी। तो पॉइंट ये है, इशू ये आता है कि वो बेसिकली इस चीज़ में फंसे हुए हैं। अगर थंडर अव्वल तो आई डोंट सी एनी चांस ऑफ थंडर गोइंग टू बांग्लादेश, बिकॉज बांग्लादेश हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग ties with India. And if right now we say JF-17 Thunder right now in this scenario, especially when we have, whether we have or China has given Thunder or FC-1 to Myanmar, तो पहले तो बात है म्यांमार थोड़ी बहुत ऑब्जेक्शन करेगा। दूसरा ये कि थंडर की टेक्नोलॉजी जो है वो लीक हो सकती है टू दी इंडियंस, ठीक है। तो कि ये भी एक प्रॉब्लम है, वो बन सकती है। बट ये होता रहा है कि दो एडवर्सरीज के पास एक जैसे जहाज हो, लेकिन कैपेबिलिटी में ज़मीन और आसमान का फ़र्क हो सकता है। अगर आप फ़र्ज़ करें कि म्यांमार FC-1 यूज़ कर रहा है, और शाहिद ने कहा आई डोंट नो अबाउट इट, कि वो FC-1 हैं और दे आर समहाउ इक्वल टू ब्लॉक 1, तो ये हो सकता है कि आप बांग्लादेश को ब्लॉक 3 दे दें। इट्स पॉसिबल। और ऑब्वियसली ब्लॉक 3 और ब्लॉक 1 की जो है कैपेबिलिटी, उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। बट अगेन इन करंट जियोपॉलिटिकल सिनेरियो एंड द करंट स्पेशली द गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश, मुझे ये होता अब नज़र नहीं आ रहा, और स्पेशली विद द इंक्रीजिंग बीफ बिटवीन बांग्लादेश एंड म्यांमार, आई डोंट सी दिस हैपनिंग एनी टाइम सून। हाँ, बट JT&C can be very potential, can be very potential potent platform for Bangladesh Air Force, क्योंकि China is right now pitching very hard for J10. I'm not sure about which J10 variant. It could be A, B, or C, but they are right now pitching J10 to Bangladesh Air Force, but they are not buying it. Bangladesh Air Force is not interested in J10. Sohail bhai, if you can hear me, kindly request for the speaker and shed some light on this topic. It will be an honor you to have you. ब्लैकबर्ड अगर किसी और के भी क्वेश्चन को भी ले लें। जी जी मैं ले रहा हूँ। जी जी, थैंक यू। Next, Fadima, you have the floor. Please ask the question. Who we have for the question? Furqan? Yes, let's take Furqan. I think Fadima is not there, so uh, let's take Furqan for the question. Furqan, please ask the question. आई थिंक सो फुरकान भी ड्रॉप हो गए यार। अगर कोई नेक्स्ट है तो उनको भी जो उसके नेक्स्ट है उनको ले लो। Hassan, you have the floor. Please ask the question. Sohail bhai, I would request you to join us. It will be pleasure to have you on the speaker. Please request for the speaker. Hello. Yes, Hassan, we can hear you. Please ask your question. हसन, आप म्यूट तो करो ना अपना स्पीकर। हसन, आपने म्यूट किया हुआ है अपना माइक, काइंडली उसको अनम्यूट कर लो।
यार ब्लैकबर्ड अगला बंदा ले लो, हसन को, हसन से म्यूट नहीं हो रहा है, मे बी उसकी कोई ऐप में इशू हो, ये ट्विटर स्पेस के अंदर काफ़ी इशू आता ही है। We have Furqan on the floor. Furqan, please ask your question. जी जी, वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। जी मेरा क्वेश्चन ये होगा कि हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की, जो इकोनॉमी की बात हो रही है, तो अगर बांग्लादेश का हम डिफेंस बजट देखें तो वो तकरीबन 3 से 4 बिलियन डॉलर है। तो क्या आप समझते हैं कि वो इतना महंगा एयरक्राफ्ट ले लें जो कि एक अच्छी खासी उन्हें कॉस्ट करेगा, यूरो फाइटर हो जाएगा बाकी, तो क्या वो उसको उस तरह मेंटेन कर सकते हैं या इतने बजट के अंदर, जो कि उनका डिफेंस बजट जो उनका है उसके अंदर? फुरकान, वेरी गुड क्वेश्चन। देखो यार, बात यह है कि वो डिफेंस बजट को इंक्रीज कर सकते हैं फॉर प्रोक्योरमेंट, ये तो पॉसिबल है, बट जिस तरह के शाहिद भाई ने भी कहा और हैदर भाई भी हमारे साथ भी मौजूद थे, तो वो यही कह रहे थे, प्रॉब्लम ये आती है कि आप डिफेंस बजट तो आप इंक्रीज कर देंगे, बट आप कितना इंक्रीज करेंगे। अब ऐसा भी नहीं है कि बांग्लादेश की इकोनॉमी जो है वो कोई ऑस्ट्रेलिया या कनाडा की इक्विवेलेंट हो गई है एक ही रात के अंदर, ठीक है, ऐसा भी नहीं है ना। अब जीडीपी ग्रोथ है, अब इकोनॉमी इतनी भी बड़ी नहीं है कि देखें, आपको एयरफोर्स ना ओवर द टाइम पीरियड डेवलप करनी पड़ती है, ठीक है, इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, ठीक है। अब आप एक ही दफा में अपना बजट जो है वो $20 बिलियन करके तो पूरी एयरफोर्स नहीं खड़ी कर सकते, ये इम्पॉसिबल है। इशू ये आ रहा है, या जिस चीज को हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसके लिए स्पेस रखी गई है, कि दे लैक विजन, ठीक है। अब हम ये बात क्यों कहते हैं, हम कहते ये बात इसलिए हैं कि देखें, आप नॉर्मल, क्योंकि ऑब्वियसली आप अगर हमारे फॉलोवर हैं तो आप देख रहे होंगे, हम रिसेंटली बांग्लादेश की एयरफोर्स के बारे में कुछ ट्वीट कर रहे थे, नीचे बंगाली आके बांग्लादेश से मतलब लाइक दे वर सेइंग कि यार नहीं यार, हमारी इतनी बड़ी इकोनॉमी है। व्हाट दे लैक अंडरस्टैंडिंग इज कि देखें, इट टेक्स टाइम, आपको वक्त लगता है एयरफोर्स को बनाने में। ये कोई एक घंटे के अंदर, एक रात में नहीं आप बना लेंगे, जितना मर्जी बजट हो आपके पास, ठीक है। अब इजिप्ट के पास बजट है ना, इजिप्ट ने देखा है पैसे, अभी आप अगर इजिप्शियन एयरफोर्स को स्टडी करें, थोड़ा सा भी स्टडी कर लें, जितने भी हमारे ऑनरेबल मेंबर्स हैं इस वक्त अवेलेबल हैं, यू स्टडी इजिप्शियन एयरफोर्स, दे हैव एवरीथिंग इन देयर एयरफोर्स, एवरीथिंग, एवरी प्लेटफॉर्म दे हैव, बट व्हाट दे डोंट हैव इज बीबीआर मिसाइल। सो उनकी भी प्लानिंग में मसला है, ठीक है, विजन में मसला है। यही मसला बांग्लादेश को भी आ रहा है कि इतनी ज्यादा उनको, मतलब उनको जीडीपी अपना नजर आ रहा है कि दे आर लैकिंग इन प्लानिंग। और जीडीपी जो कुछ भी है इस वक्त, वो देखें, ओवर द नाइट वो पाकिस्तान एयरफोर्स की इक्वलेंट नहीं हो सकते, ठीक है, या इवन वो ईरानियन एयरफोर्स की इक्वलेंट भी नहीं हो सकते एक रात के अंदर, अगले 5 साल में भी नहीं हो सकते, ठीक है। उसकी रीजन है, फाइटर्स भी चाहिए, उनके सपोर्ट सपोर्ट प्लेटफॉर्म चाहिए। सपोर्ट प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं, एवैक्स होते हैं, जैमर्स होते हैं, रिफ्यूलर्स मैं होते यही हैं। कहना चाह रहा था कि उनकी जो मतलब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी उस लेवल का नहीं है, कि अगर उनकी एयर बेसिस की भी बात हुई और बाकी चीज़ें, तो वो उस लेवल का नहीं है, और वो एक जेट इतना जो है कॉम्प्लिकेटेड ले लें तो उसका, ये तो बेवकूफ़ी है। मैं बेसिकली ये बताना चाह रहा हूँ कि उनकी ये बेवकूफ़ी है बिल्कुल। अ, आप कह सकते हैं अगर कहना चाहें, लेकिन हम इसको लैक ऑफ प्लानिंग कहेंगे, इन महजब वे, ठीक है, थोड़े से महजब वे में इसको लैक ऑफ प्लानिंग कहेंगे, लैक ऑफ विजन कह सकते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है कि हम उनको इस स्पेस के थ्रू समझा ही सकते हैं, या एक डिस्कस ही कर सकते हैं। अल्टीमेटली डिसीजन उनका है, पैसे उनके हैं, इकोनॉमी उनकी है, मुल्क उनका है, ठीक है। दे हैव टू टेक डिसीजंस जिनके लॉन्ग टर्म सोल्यूशन या जिनके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स उनको मिले, ठीक है। शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स में अगर जाएं तो we could, even Pakistan could have very good platforms, but we chose to go for the long term solutions, जिसकी वजह से हमने थंडर बनाया है, जिसकी वजह से हम अज़म पे काम कर रहे हैं। तो चाहते तो हम अज़म का बजट कहीं भी कर सकते हैं, डाइवर्ट कर सकते हैं, या मतलब कुछ भी हो सकता है, ये जिस तरह के, अगर अगर आप ओवरनाइट कुछ करना चाहें तो हो सकता है, लेकिन द पॉइंट इज के आप हमेशा ऐसी स्ट्रेटेजी बनाते हैं जो आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा करे। इसी विजन के तहत थंडर का प्रोजेक्ट किया गया, इसी विजन के तहत सोहेल अमान साहब ने कामरा एविएशन सिटी बनाई। तो ये जो बेसिकली विजन होता है ना आपका, ये आपकी कंट्री को स्ट्रांग करता है, आपकी डिफेंस को स्ट्रांग करता है। आप आपका विजन लैक करता है तो यू स्टैंड नो वेयर, दैट वुड बी ऑल। Pakistan Strategic थैंक यू Forum, वेरी very मच। well answered. Sohail bhai, you have the floor. Please shed some light on this topic, and we'll continue the question answer session in couple of minutes. Sohail bhai, you have the floor. अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? Yes, loud and clear. थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। Walaikum assalam. Walaikum assalam. वालेकुम Sohail bhai, सलाम please सोहेल भाई। continue.
इस बैकग्राउंड को कोशिश करता हूँ कि जल्दी से मैं कुछ समाप्त करूँ चीज़ों को। मैं बांग्लादेश की थी वो सारे वही चीज अडॉप्ट की जो पाकिस्तान में हो रही थी, लाइक उनका पाकिस्तान एयर Sohail bhai, your internet connection is not stable. I think you need a stable internet connection. Please get a stable internet connection because we can't hear you. Meanwhile, सोहेल भाई आप रिज्वाइन कर लें, जैसे ही आप रिज्वाइन करेंगे हम आपको फिर स्पीकर दे देंगे। meanwhile, we'll continue the question answer session. Waqas, I'm giving you the floor. Please ask the question. Sorry, it's not Furqan, it's Waqas. Waqas, you have the floor. Please ask the question. Waqas, can you hear us? जी आवाज आ जी बिल्कुल। जी जी वकास क्वेश्चन अस्सलाम पूछें जो वालेकुम। भी आपका क्वेश्चन। वालेकुम सलाम वकास। जी मेरा क्वेश्चन है GF70 से रिलेटेड, जो ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3 की प्राइस का डिफरेंस कितना है, और ये क्वेश्चन है आपका? और ये पाकिस्तान मतलब एयरफोर्स में कब तक हिट हो जाएगा? जी Waqas, the topic is related to Bangladesh तो Air Force पाकिस्तान एयरफोर्स and में कब इंजेक्ट हो जाएगा, कब तक? अच्छा Waqas, the यार, topic is related. Pakistan Strategy Forum, let's ask him to ask the question related to Bangladesh Air Force jet procurement program. We have already done a session on it. So you can ask the question related to Bangladesh Air Force, not the JF-17. मैं इसको थोड़ा सा एक सेकंड में जो है वो कर देता हूँ यार। वकास इस तरह है कि जो प्राइस पर यूनिट कॉस्ट है व्हेन यू टॉक अबाउट ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3, इट्स मोर ऑफ अ क्लासिफाइड थिंग, मतलब लाइक इवन हमें भी नहीं पता, जो सच बात है। ऑब्वियसली ब्लॉक 3 की कॉस्ट बहुत हाई है। कब तक एक्सपेक्टेड है? एज फार एज हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं पीएफ की स्टेटमेंट से, तो शायद हम 2 या 3 यूनिट्स स्मॉल प्रोडक्शन या स्मॉल बैच यूनिट्स हम देखें in the end of 2021, in the last month of 2021, maybe one month, 2 or 3, like maybe not less than 2, 2 या 3 प्लेटफॉर्म्स हम देख सकते हैं ब्लॉक 3 के 2021 के एंड तक, लेकिन स्टिल वी आर नॉट श्योर। ये जस्ट आपको एक रफ सा आइडिया दिया गया है, लेकिन हाँ ऑब्वियसली बहुत जल्दी एक्सपेक्टेड है ब्लॉक 3। और एक बात मैं थोड़ी सी और इसमें ऐड कर दूं यार, सिंस हम इंटरेक्ट कर रहे होते हैं सारी पब्लिक के साथ, ट्विटर पे जवाब शवाब दे रहे होते हैं, तो यार ये देखो एयरक्राफ्ट ना, बहुत से लोग हमें इनबॉक्स भी कर होते हैं, कमेंट्स में भी लिख रहे होते हैं कि यार बहुत लेट हो गया है ब्लॉक 3, बहुत लेट हो गया, इतनी पहले खबर दी थी यार, 2 महीने पहले बताया था। यार जहाज बना रहे हैं, समोसे नहीं तल रहे, ठीक है? इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है? ये कोई मजाक नहीं है। जहाज कोई एक ब्लॉक 2 से ब्लॉक 3 का जो सफर है ना, जो इंटीग्रेशन और जो कैपेबिलिटीज के अंदर उसका डिफरेंस है, इट्स अ लॉट, ठीक है? बहुत ज्यादा है। और देखो हम यहाँ पे ना स्पेस स्टेशन के अंदर हम थोड़ी सी ना, जो एक बात करने का तरीका है ना, वो पाकिस्तानी एक लोकल तरीके से बात करते हैं। वो क्यों करते हैं? ताकि हर बंदे को बात समझ आए, ठीक है? जहाज के अंदर जहाज को अपग्रेड करना ना, खास तौर पे जब आप ब्लॉक 2 से ब्लॉक 3 भी आते हो, तो आप ये देखो कि आप पूरी वेपनरी पैकेज चेंज कर रहे हो, ठीक है? ब्लॉक 2 के अंदर जो है PL SD10 लगा हुआ है एज ए BVR, और फिर PL5 लगा हुआ है, और ब्लॉक 3 के अंदर जो है फिर वो PL15 आ जाता है और PL10 आ जाता है। तो आप पूरी वेपनरी चेंज कर रहे हो, आप पूरा रडार चेंज कर रहे हो। आप सिंपल रडार से, जो कि जो थंडर के अंदर है KLJ, आई थिंक V2 है ब्लॉक 2 के अंदर, KLJ V2 या तो, और आप उसकी तरफ से आप AESA की तरफ जा रहे हो, तो पूरा रडार के अंदर शिफ्ट है एक, ठीक है? एयर फ्रेम के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें चेंज हैं जो कि ऑब्वियसली इतनी विजिबल नहीं होती, लेकिन दे आर क्वाइट सिग्निफिकेंट। इसके अलावा उसके अंदर मल्टीपल और चीज़ें होती हैं जो चेंज होनी होती हैं, जो मतलब अपग्रेड होनी होती है या अपग्रेड हुई होती हैं। तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो ये जो एक क्वेश्चन और ये जो किताबी होती है ना, मैं क्योंकि जैसे बात है बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहा होता हूँ पब्लिक के साथ वाया फेसबुक और वाया यूट्यूब और वाया ट्विटर, तो मैं देख रहा होता हूँ यार बहुत सात बंदा नीचे लगा होता है, ज्यादा मैं देख रहा हूँ यार लेट हो गया, बहुत लेट हो गया, 2 महीने पहले आपने तस्वीर दिखाई थी ब्लॉक 3 की और अभी तक पाकिस्तान के पास नहीं आया, सर्विस में नहीं आया। तो थोड़ा सा पेशेंस का मुजाहरा करें, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है? अगर आप F-16 की ब्लॉक बिल्डिंग कॉन्सेप्ट को स्टडी करें,
राइट फ्रॉम 70s और अर्ली 70s और आज के F-16 में तो ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, बट इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम. Even American aviation industry took a lot of time, though it was very mature even at that time when they built F-16. So it takes a lot of time. तो थोड़ा सा पेशेंस रखें. इंशाल्लाह 2021 के एंड में या आपको 2022 के शुरू में पहले 2-3 महीने में आपको ब्लॉक 3 इंशाल्लाह नजर आएगा. देन अगेन मैं बता रहा हूँ कि ये सिर्फ मेरी एस्टिमेटेड कैलकुलेशन है. आई एम नॉट श्योर अबाउट इट. ठीक है, लेकिन यही बनेगा ऑलमोस्ट. So we have Sohail bhai once again. Sohail bhai, you have the floor. Please continue. अस्सलाम वालेकुम. अभी आवाज सही आ रही है? Walaikum Sohail bhai. assalam, loud and clear. चलें, गुड. अच्छा, मैं जल्दी से वापस सम अप करूँ चीज़ों को. मैं यही कह रहा था कि एंटाई ने बहुत अच्छा चीज़ों को डिस्क्राइब किया था. मैं फिर वापस उसी बेस की तरफ आता हूँ. बेसिक बात ये कि जब 1971 में बांग्लादेश फॉर्म हुआ, बांग्लादेश बनने के बाद इन्होंने जो गवर्नमेंट रनिंग स्ट्रक्चर था, जो आर्म्ड फोर्सेस स्ट्रक्चर था, वो उन्होंने टोटल वही अडॉप्ट किया जो पाकिस्तान में यूज़ हो रहा था, क्योंकि वो लोग डायरेक्टली कहीं नए नहीं आए थे, वो पाकिस्तानी ही थे. एंड देन जो कुछ हुआ रेस्ट इज हिस्ट्री. बट उन्होंने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो था, जो ऑर्गेनाइजेशन के चीज़ें थी, वो पाकिस्तान से अडॉप्ट की थी, जिसमें एयरफोर्स भी वही थी. कितने अरसे तक उनके जो ऑफिसर्स थे, पायलट्स थे, आप इंजीनियरिंग के लोग ले लें, आप उनके जो टॉप के लोग थे, वो सब के सब पाकिस्तान इसके एकेडमी के, असगर खान एकेडमी के जो हैं वो ग्रेजुएट्स थे यहाँ के पढ़े हुए. और इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2007, 8, 10 तक भी जो एयर चीफ आए हैं बांग्लादेश एयरफोर्स के, वो पाकिस्तान एयरफोर्स एकेडमी असगर खान के ग्रेजुएटेड थे. तो बताने का मकसद ये है कि हमने सिंस पाकिस्तान एयरफोर्स फ्रॉम द डे फर्स्ट एक गोल सेट किया था कि हमने अपने आप को कहाँ मार्क करना है, और हम उसको परसू करते रहे हैं. हमें 1965 में ही उसके रिजल्ट्स, ऑब्वियसली किसी जंग की वजह से या किसी स्कर्मिश की वजह से आपको चीज़ें नज़र आती हैं रिजल्ट्स, तो वो आपको नज़र आना शुरू हो गए थे 1975 में. एयरफोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू में पाकिस्तान एयरफोर्स की एस्टैब्लिश्ड एक ऑर्गेनाइजेशन नज़र आ रही थी. यही जब स्ट्रक्चर 1971 के बाद जब बांग्लादेश लेके गई अपने पास, तो समहाउ स्लोली ग्रेजुअली हमें ये फील होता है कि उन्होंने वो स्टैंडर्ड लूज करना शुरू किए हैं. उसके बेपनाह रीजंस हो सकते हैं, उसमें उनके इकोनॉमिक इश्यूज हो सकते हैं, उनके नए सेटअप. अब असगर खान एकेडमी तो नहीं है ना, अब नए सेटअप्स को बिल्ड करना, जो भी उनके इश्यूज थे उससे ऐसे चीज डाउन होती चली गई. अब नाउ आफ्टर 2005 इनकी इकोनॉमी बिल्ड होना शुरू हुई, बूस्टअप होना शुरू हुआ, तो अब उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को देखना शुरू किया कि अब वो क्या कुछ कर सकते हैं रिलेटेड टू एयरफोर्स. अब मैं बेसिकली आप ये देखें कि इनके पास अब अगर इस वक्त राइट नाउ इनके 2 मेन एयरक्राफ्ट चल रहे हैं. एक MiG-29 है और एक इनका F-7 BG है जो ये यूज़ कर रहे हैं. लेकिन अगर हम ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट को देखें, हम बेसिकली एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, एक पूरा सेटअप होता है कि किस तरीके से एयरफोर्स के अंदर इंडक्ट होने वाला ट्रेनिंग कैसे आएगा, वो कहाँ जाएगा, एडवांस जेट ट्रेनिंग किधर करेगा, अपना FCU किधर करेगा, फिर किस स्क्वाड में जाएगा. तो इनके ट्रेनर एयरक्राफ्ट में देख रहा था, तो वो उनके पास L-39 एल्बाट्रॉस मौजूद है, उनके पास K-8 जो K-8W वर्जन है वो मौजूद है उनके पास, वो याक 130 यूज कर रहे हैं, वो F-7 के कुछ FT-7 वर्जन है वो यूज कर रहे हैं. चले FT-7 को तो हम एज एन फाइटर भी कैलकुलेट कर लेते हैं, बट L-39, K-8 और याक 130 ये 3 तरह के वो खाली ट्रेनर यूज कर रहे हैं, और यहाँ से ग्रेजुएट करके वो MiG-29 और F-7 में लेके आ रहे होते हैं. तो मकसद ये है कि उनकी वो जो एक बैलेंस चीज नजर आती है ना, एक चीज बाय द पैसेज ऑफ टाइम जो आप बिल्ड करते हैं, वो पूरा उनका ऑर्गेनोग्राम आउट लगता है हमें कि ट्रेनिंग के लिए आपने इतने सारे प्लेटफॉर्म दे दिए, लेकिन जब आप पास आउट करके ऊपर ला रहे हैं तो आपके पास इतना प्लेटफॉर्म ही नहीं है. और राइट टाइम पर राइट प्रोक्योरमेंट करना, अपने जियोपॉलिटिकल सिनेरियोस को, अपने वॉर सिनेरियोस को देखते हुए इंडक्ट करना चीज़ों का, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. इसकी 100% आपके सामने एग्जांपल मौजूद है पाकिस्तान की. हम जब US के क्लोज थे, हमें क्या कुछ नहीं मिल रहा था, हम US के क्लोज नहीं थे, तो जब हमें फील हो गया कि अब हमारे लिए प्रॉब्लम है, तो हमने वेट नहीं किया कि अमेरिका के साथ हम अगले टर्म का वेट कर लेते कि हम यार 4-5 साल गुजारते हैं, नया सदर आएगा अमेरिका का, उसके साथ टर्म बिल्ड कर लेंगे.
हमने देन एंड देयर डिसाइड किया कि अब अगर अमेरिकन बास्केट छोड़नी है तो फिर छोड़नी है, अगर JF-17 बिल्ड करना है तो फिर बिल्ड करना है। फिर हमने रुके नहीं, फिर हम उस चीज के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह राइट नाउ US F-16 होते हुए, मिराजेस के होते हुए हमने एक प्लेटफॉर्म बिल्ड कर लिया। ये ट्रांजिशन हमारी हो गई। अब हमें रिक्वायरमेंट जरूर हो सकती है चेंज F-16 के बाद, लेकिन जो एक धचका लगने वाला पार्ट था ना वो नहीं है, जो कि हमें इंडियन एयरफोर्स में नजर आता है। इंडिया ने भी ये किया कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म एक्वायर करता चला गया, लेकिन अपनी उनकी सपोर्ट सिस्टम ना होने की वजह से, उसको प्रॉपर मेंटेन ना होने की वजह से इंडिया फंसता चला गया। अब यही सूरत-ए-हाल हमको समहाउ घूम फिर के बांग्लादेश में नजर आ रही है। बांग्लादेश राइट नाउ अपने आप को स्लोली ग्रेजुअली बिल्ड करने की तरफ नहीं जा रहा, वो डायरेक्टली इस वक्त अपने आप को वेस्टर्न प्लेटफॉर्म्स पे देखना चाह रहा है। और हमको ये फील होता है कि आप डायरेक्टली इतने एडवांस प्लेटफॉर्म्स पे आएंगे तो आपको जितने प्रॉब्लम अपने ह्यूमन रिसोर्स के साथ आएंगे वो आपके लिए आपके इन जहाजों को खड़ा कर देंगे। इराक को F-16 मिले, को बहुत पुराने तो नहीं F-16 हो गए, आज इराक फंसता चला जा रहा है। F-16 मिले इजिप्ट को, पाकिस्तान के साथ डबल से ज्यादा उनके पास नंबर मौजूद हैं। क्या हो रहा है? आप एक्वायरिंग करते चले जाएंगे, आप फंस जाएंगे। सेम गोज फॉर बांग्लादेश। बांग्लादेश की एयरफोर्स अपने आप को स्लोली ग्रेजुअली बिल्ड करे, अपने प्रोग्राम्स को देखे कि वो किस लेवल पे किसको फिट करती है। अगर आप डायरेक्टली सोचते हैं कि आप यूरो फाइटर ले आएंगे, 4++ जनरेशन का एक एयरक्राफ्ट ले आएंगे, या आप रफाल देख लेंगे, तो एक्सट्रीमली सॉरी। रफाल के केस में हम और आप मौजूद हैं, हम इंडिया को भी देखेंगे इन फ्यूचर। इंडिया की एयरफोर्स डेफिनेटली बांग्लादेश एयरफोर्स से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, हम इसको कहीं पे भी ये नहीं कहेंगे कि नहीं वो बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है। उनके पास स्ट्रक्चर है, उनके पास सिस्टम मौजूद है, उन्होंने एक्वायर किया है, लेकिन हम और आप खुद ही देखेंगे इनको ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड आप अचानक रशियन इक्विपमेंट से लेके वेस्टर्न इक्विपमेंट पे जब शिफ्ट करेंगे तो आपको जो प्रॉब्लम्स आएंगे वो आपके सामने होंगे। तो सेम गोज फॉर बांग्लादेश। तो क्या बांग्लादेश एक्वायर करने के बाद अगले 5-7 साल के बाद इस चीज को तैयार है इन चीजों पे कि वो अपने आप को कहीं पे कहीं रिस्ट्रिक्ट करेगा, कहीं रोकेगा अपने आप को जहां उसको प्रॉब्लम फील होगी? क्योंकि अगर आप स्लोली ग्रेजुअली अपनी एयरफोर्स को बिल्ड करते हैं तो आपके एडवर्सरीज आपको देखते हुए चीजों को बिल्ड कर रहे होते हैं, एंड नेक्स्ट डे आप बैठ जाएं, आपको प्रॉब्लम हो जाए तो आपका एडवर्सरी फिर आपको छोड़ेगा नहीं। तो इन चीजों को देखते हुए स्लोली ग्रेजुअली आप मूव करें तो वहां कहीं आपको बेनिफिट मिलेगा। तो मुझे बांग्लादेश एयरफोर्स के साथ जो प्रॉब्लम राइट नाउ नजर आ रहा है वो यही नजर आ रहा है कि वो कब तक अपने F-7 को रन करेंगे, कब तक MiG-29 को रन करेंगे, और अचानक ऐसा प्लेटफॉर्म ले आएंगे और पायलट्स पे फिर प्रेशर पड़ जाएगा कि वो जल्द से जल्द उसको मास्टर करें, जो कि पॉसिबल नहीं होता। मैं बिल्कुल क्लियर बात कर रहा हूँ, आप दुनिया की कोई भी एयरफोर्स उठा लें, ऐसा नहीं होता कि आप नया प्लेटफॉर्म लाएं और वो आपको रेडी करके दे दे। सो मेरे एंड से आज के ये रिपोर्ट था। अब मजीद हम कुछ चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। बहुत शुक्रिया सोहेल भाई, थैंक यू सो मच। मैं बल्कि सोहेल भाई की बात से मुझे एक बात याद आई। मैं रिसेंटली थोड़ा सा बांग्लादेश को स्टडी कर रहा था लाइक मंथ अगो। सरप्राइजिंगली मुझे एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग नजर आई कि बांग्लादेश फोर्स के पास ट्रेनर एयरक्राफ्ट ज़्यादा हैं, फाइटर कम है। क्योंकि उनके पास जिस तरह सोहेल भाई ने बताया कि एक ह्यूज आर्माडा है ट्रेनर एयरक्राफ्ट का, बल्कि मैंने जिस तरह बताया कि ट्रेनर ज़्यादा है उनके पास और फाइटर्स कम है। तो आपको यहाँ से भी नजर आ जाएगा कि कितनी एक अजीबोगरीब सिचुएशन है कि एक एयरफोर्स है जिसके पास ट्रेनर ही ट्रेनर है। ठीक है, और मजे की बात अगर, क्योंकि जैसे पता है ऑब्वियसली हर बंदा उतनी डिटेल में किसी एयरफोर्स स्टडी नहीं कर रहा होता, तो अगर आप थोड़ा सा भी डिटेल में देखें तो रिसेंटली YK-130 लिए हैं, और वो रिसेंटली ये बात, और वो पिछले 10 साल से ये बात करेंगे हमने वेस्टर्न प्लेटफॉर्म लेना है। तो अगर आपने वेस्टर्न फाइटर लेने हैं तो आपने YK-130 क्यों लिए हैं? आप रशियन प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रेनिंग करके आप EF-3 पे नहीं जा सकते। ठीक है, आप रशियन प्लेटफॉर्म पे जिस तरह हमने YK-130 पे लेके इसको लेके आप Su-35 या Su-30 या MiG-35 की तरफ जा सकते हैं, इवन चाइनीज की तरफ भी जा सकते हैं, बट आप इसके ऊपर ट्रेनिंग करके रफाल या EF-T या F-16 की तरफ नहीं जा सकते। तो ये चीजें हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं। ब्लैकबर्ड, इफ एनीबडी हैज किसी का क्वेश्चन है तो काइंडली उसको ले लो।